हेलो दोस्तों, मैं दीपक पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल गुरुवार एकेडमी पर। पॉलिटी के इस सीरीज पर आज आपके पास कल की शेष कक्षा को मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जहां पर कल की कक्षा को छोड़ा गया था। आज की कक्षा है भारतीय संविधान में अनुसूचियां। तो कल हमने 7 अनुसूचियों तक पढ़ा था। आज उसी के आगे जो बची हुई शेष अनुसूचियां हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे और वहां से जो कुछ भी हमारे एक दिवसीय प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कुछ भी उन सारे फैक्ट, तथ्य और कॉन्सेप्ट को हम जानने का प्रयास करेंगे और आपके सामने उपस्थित भी रहेगा। मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आपको यदि मैं बताऊं, तो कल की कक्षा में जो अनुसूची की कक्षा चली थी, उसमें हमने पढ़ा था कि मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, लेकिन समय समय पर संशोधनों के बाद वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। अर्थात मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और समय समय पर संशोधन होते गए, तो अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची। इन 12 अनुसूचियों में हम 1 से लेकर के 7 अनुसूची तक पढ़ चुके हैं। और इन अनुसूचियों में क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, जो भविष्य में आने वाले एक दिवसीय प्रयोगात्मक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वहां के लिए महत्वपूर्ण होगा, वह सब हम पढ़ चुके हैं। जैसे एक में हमने पढ़ा था कि राज्य और यूटीज हैं। 2 में पढ़ा था वेतन भत्ते। 3 में पढ़ा था शपथ। ऐसे 4, 5, 6, 7 तक हमने पढ़ लिया था। अब उसको पुराना पूरा रिकॉल कराएंगे तो ज्यादा समय बीत जाएगा, इसलिए हम पुराने पर ना जा करके सीधे 8वीं अनुसूची से प्रारंभ करेंगे, जो भी शेष बची हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, जिनमें से 1 से 7 हो चुकी हैं, अब 8 से 12 करनी है। तो आइए हम समझते हैं, पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हुई। अर्थात समय समय पर संशोधन किए गए और संशोधन करने के बाद एक के बाद एक भाषाएं जोड़ी गई। ये प्रश्न बन सकता है कि जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी और वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं। यह प्रश्न जरूर बन सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अपने नोट्स में इसको भी ऐड कर सकते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब जब मूल संविधान की जो 14 भाषाएं थी, वह कौन थी? हो सकता है यहां से भी प्रश्न पूछ ले, तो याद रखिएगा, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं मूल संविधान में, जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ तब से थी। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये 14 भाषाएं जब हमारा मूल संविधान बना था तब थी। उसके बाद कुछ भाषाएं जोड़ी गई और इसका विस्तार किया गया 8वीं अनुसूची का। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन करके 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया या स्वीकार किया गया। ये प्रश्न है मित्रों, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न है और ये पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा एक सेकेंड, किस संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ये प्रश्न बनेगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 4 विकल्प दे दिया जाएगा, उसमें से एक आपको सही चयन करना पड़ेगा। या ऐसे पूछा जा सकता है कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 2 तरीके से प्रश्न पूछे भी कई तरीके से जाते हैं। चिंता मत करिए, एक दिन पूरी सीरीज में लूंगा प्रश्न कैसे बनता है, एक ही उत्तर पर कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक ही फैक्ट पर, ये सबकी सीरीज लूंगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कंटेंट इकट्ठा हो जाए तब पीवाईक्यू करवाएं। ठीक है, अब हमारे पास पर्याप्त कंटेंट उपस्थित हो गया है, अब जल्द ही हम पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को 15वीं भाषा, ये भी प्रश्न है, प्रश्न बनेगा कि 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया, या 15वीं भाषा 8वीं अनुसूची में कौन सी है, या सिंधी भाषा किस नंबर की भाषा बनी। ये सब प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया और इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। अब पहले सिंधी को जब जोड़ा गया, पहले कितने थी? 14 भाषा, एक जोड़ी गई सिंधी तो कितनी हो गई? 15 भाषा। उसके बाद 3 और जुड़ रही है, +3, तो अब कितनी हो गई? 18। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को मिलाकर के कुल 18 भाषाएं हो गई। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। इसको शॉर्टकट में याद करते हैं, नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, मणिपुरी और का से कोंकणी, नमक से इसको याद करते हैं। इसके बाद 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 15 3 18 हुई, +4 और जुड़ गई, तो टोटल कितना हो गया? 22 भाषाएं।
इस प्रकार से 14 भाषाओं से बढ़ करके वर्तमान में आज कुल 22 भाषाएं भारतीय संविधान में उपस्थित हैं। यहां से प्रश्न बनने की पूर्ण आशंका है और कोई न कोई प्रश्न यहां से बन जाएगा। यदि आप पढ़े रहेंगे तो नो डाउट आप इसका उत्तर कर पाएंगे। इसके बाद आती है 9वीं अनुसूची। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि संविधान के शुरुआत में केवल 8 अनुसूची थी, केवल 8 अनुसूची। इसका मतलब ये 9वीं अनुसूची आ रही है तो जोड़ी गई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। किसके माध्यम से? इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के माध्यम से जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। इसमें क्या रखा गया? इसका उद्देश्य क्या था लाने को? भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। 9वीं अनुसूची ऐसी है, वैसा प्रावधान किया गया कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा वह न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उसे गलत नहीं ठहरा सकता जिस कानून को 9वीं अनुसूची में। और इसको खास करके भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए लाया गया। अर्थात जो एफआर में संपत्ति का अधिकार था उसके खिलाफ लाया गया। जैसे आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1, उसके बाद सब क्लॉज एफ के अंतर्गत भी संपत्ति का अधिकार था। अब अधिकांशतः संपत्ति किनके पास थी? राजा जो थे या जो जमींदार थे, इन्हीं के पास थे। भारत के जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका जो जमीनों से वंचित था, कोई भी कल्याणकारी कार्य करने के लिए जब सरकार चलती तो उसे सबसे पहले आवश्यकता पड़ती तो संपत्ति अर्थात जमीन की, इसी की आवश्यकता पड़ती। और संपत्ति मूल अधिकार के अंतर है। और आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकार से संबंधित कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसे पूर्णतः निरस्त माना जाएगा या न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। और जैसे ही किसी
राजा या जमींदार की संपत्ति को सरकार के माध्यम से अधिग्रहित किया जाता, अधिग्रहित किया जाता, तुरंत वो चले जाते सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसला सुनाती, और संपत्ति किसके पास चला जाता? पुनः राजा और जमींदार के पास। कोई वेलफेयर काम या कल्याणकारी कार्य सरकार कर नहीं पाती, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या किया कि सरकार ले आई 9th शेड्यूल, यानी कि 9वीं अनुसूची, और उसने कहा कि संपत्ति से संबंधित यदि मैं कोई भी कानून इसमें लाके रख देता हूं, जमींदारी से संबंधित कोई भी कानून, या ऐसे समझिए संसद कोई भी कानून ला करके 9वीं अनुसूची में रख देता है, तो वह न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगा। अब इससे संसद को बहुत ताकत मिल गई। लेकिन आपको याद क्या करना है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित इसको लाया गया था 9th शेड्यूल, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। लेकिन क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने बामन राव मामले में सन 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 25 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा होगी। मतलब 25 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून संसद बना करके 9वीं अनुसूची में डाल देगी, उनकी न्यायिक समीक्षा होगी। और ये 25 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती का मामला है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि केशवानंद भारती वाद के बाद जितने भी मामले 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसको समझने के लिए हम मध्य में रखते हैं 9th शेड्यूल, ये है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9th शेड्यूल क्यों लाया गया था, पहले ये समझ लीजिए। 9th शेड्यूल इसलिए लाया गया था कि संसद द्वारा बनाए गए कानून यदि इसमें डाल दिए जाएंगे तो ये कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेंगे, इसलिए लाया गया। इसका मूल उद्देश्य न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगा, न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगा। ये लाया गया कब? 1951 में। मूल रूप से संसद को इतने करना था कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार संबंधित जो भी कानून लाओ, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ना पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट निर्धारित कर दिया, वो थी 25 अप्रैल 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 25 अप्रैल 1973 एक बॉर्डर लाइन खींच दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस 25 अप्रैल 1973 से पहले जितने मामले 9वीं अनुसूची में है, इसके पहले जितने मामले 9वीं अनुसूची में है, वह सभी न्यायिक समीक्षा से बाहर है, न्यायिक समीक्षा से
बाहर हैं। लेकिन इस तारीख के बाद, कौन सी तारीख, 25 अप्रैल 1973, इसके बाद जितने भी मामले 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे सब पर न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन होगा। सब पर न्यायिक समीक्षा होगी। एक डेट फिक्स कर दिया, 25 अप्रैल के पहले जो भी 9वीं अनुसूची में है उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन जितने मामले 9th शेड्यूल में जाएंगे कब, 25 अप्रैल के बाद, 25 अप्रैल 1973 के बाद उनका न्यायिक समीक्षा होगा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायिक समीक्षा अर्थात कानून सही है, पहला सही है या गलत। सही है तब तो ठीक है, कानून चलने दो। यदि गलत है तो उस कानून को हटा देना ही न्यायिक समीक्षा कहलाता है। न्यायिक समीक्षा और कुछ नहीं है। हमारे ख्याल से मैं स्पष्ट हूं, अब ये 9th शेड्यूल समझ में आ गया होगा। ये है 9th शेड्यूल का पूरा व्यवस्था। सर्वोच्च बामन राव मामले, ये बामन राव मामला आया था कब? बामन राव मामला आया था 1981 को। 1981 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। आइए 10वीं अनुसूची पे चलते हैं। जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से जोड़ा गया। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। बात ये थी कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो भी पार्टियां थी उसमें बड़ा उथल पुथल मचा था। जिस पार्टी की सरकार हो उस पार्टी की तरफ लोग चले जाते थे अपनी पार्टी को छोड़ करके। इसी कारण राजीव गांधी जी ने एक संविधान संशोधन किया 52वां, और उसके आधार पर 10वीं अनुसूची जोड़ी, और उस 10वीं अनुसूची में लाया दल बदल कानून के आधार पर निर्वाचितों की अयोग्यता का प्रावधान। इसके आधार पर सुनिश्चित किया कि जो भी व्यक्ति एक दल अर्थात पार्टी को छोड़ करके दूसरे दल अर्थात पार्टी, कौन, निर्वाचित, ये नहीं कि नॉर्मल, यदि वो सांसद या विधायक है और वो इस दल को छोड़ के इधर गया तो वो सांसद या विधायक, एमपी या एमएलए नहीं रहेगा। दल विदल, इसलिए इसको दल विरोधी कानून भी कहते हैं, जिससे इधर से उधर आया राम गया राम, आया राम गया राम वाला सिस्टम पूरा समाप्त हो, इसलिए 10वीं अनुसूची को लाया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 52 में। इसको याद रखिएगा। सन कौन सा था? 1985। जोड़ा कौन गया? 10वीं अनुसूची। इसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। किसके माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या 93। 92 93 इसलिए लिखा रहता है क्योंकि 92 में विधेयक लाया गया और 93 में पास होके अधिनियम बना। तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखा रहता है, कभी 92 भी मिलेगा कभी 93, इसलिए मैंने दोनों लिख लिया। ठीक है। और इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, यानी कि पंचायतें, ग्राम पंचायत इत्यादि, जहां पे प्रधान इत्यादि बनते हैं, प्रधान इत्यादि बनते हैं, ये सब लाया गया। इसमें कुल 29 विषय हैं। 29 किस अनुसूची के अंतर्गत? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। किस संशोधन से लाया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से। क्या लाया गया? पंचायती राज संस्था।
जैसे जिला पंचायत का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है, और उसके बाद ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, यूपी में खास करके देखा जाए तो। यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते हैं, और यहाँ से प्रधान जी चुने जाते हैं। और ये जिला पंचायत सदस्य जिला अध्यक्ष चुनते हैं, जिला अध्यक्ष, और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। उसकी व्यवस्था की गई। विषय यदि पूछा जाए तो कुल 29 विषय हैं इसमें। उसके बाद 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पुनः वही मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि 92 में विधेयक आया और 93 में पास हुआ, तो उसी में जोड़ी गई। इसमें क्या, नगर पालिकाएं, कुल 18 विषय। बड़े शहर जो होते हैं वहां पर क्या होता है, नगर निगम। छोटे शहर वहां पे नगर पालिका परिषद, और उससे जो छोटे शहर होते हैं वहां पे नगर पंचायत। ये 3 स्तर की होती है। ये 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में उपस्थित हैं, और इन्हीं 12 अनुसूचियों से जो भी प्रश्न बनेंगे वह मैंने आपको दिया। आज की कक्षा को हम यहीं पर रोकते हैं। जो भी संविधान से संबंधित या राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं एक एक करके आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूं, और मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक टॉपिक मैं चूज कर रहा हूं, और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको मैं एक साथ ही रख रहा हूं। बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को देख करके एक नोट्स बनाइए, एक पतली सी कॉपी लगभग 150 पेज की खरीदिए, और उसमें लिखते जाइए, और जैसे ही आपका एग्जाम आए बस एक बार 2 बार दोहरा करके जाइएगा, अवश्य ही आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला है। बस आप पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं यही है कि आप जल्द ही सफल हो, और आपसे यही निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में एक टिप्पणी अवश्य दें। यदि आपको कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ भी सकते हैं। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।